आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। क्वेश्चंस यहाँ से काफी आते हैं। एक्चुअल में ये टॉपिक जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, लेकिन इवोल्यूशन में दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर भी जो है आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो था वो प्रपोज किया गया था एक जीएच हार्डी, जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और एक वीनबर्ग थे, डब्ल्यू वीनबर्ग, वो जर्मन फिजिशियन थे। उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है क्या किया था, जो है एक प्रिंसिपल प्रपोज किया था जिसका नाम था हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप बोलोगे इट इज प्रपोज्ड बाय, यहां पर हम लिख लेंगे इट इज प्रपोज्ड बाय, इट इज प्रपोज्ड बाय, proposed by G.H. हार्डी, G.H. हार्डी। ठीक है, मैथमेटिशियन थे। और दूसरा कौन था यहाँ पर, एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था डब्ल्यू वीनबर्ग। ठीक है, तो ये दो लोग थे, ये फिजिशियन थे और ये क्या थे, आपके मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो 1908 में ये कॉन्सेप्ट आया, 1908 में हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल वाला, और ये दिया गया नॉन इवोल्यूशनरी जो पॉपुलेशन है उनके लिए। तो लॉ जो था वो डिफाइन क्या रहा था, क्या डिफाइन कर रहा था लॉ? ये लॉ इसलिए दिया गया कि इवोल्यूशन जो इवॉल्व हो रही है उनकी तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो आप सिलेंट्रेटा से आपके प्लैटीहेल्मिन्थ्स बने, मान, या आप मान लो रेप्टाइल से बर्ड्स बने या मैमल्स बने, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि सारे बर्ड से मैमल बन गए, या सारे जो है आपके रेप्टाइल से मैमल बन गए, या सारे रेप्टाइल से आपके बर्ड्स बन गई, ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ ही इंडिविजुअल्स में क्या हुआ, म्यूटेशंस हुआ। तो जो रेप्टाइल्स बर्ड्स नहीं बने वो कैसे हो गए, वो तो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन हो गया एक टाइम पे जाके, वही तो आज हमें दिख रहे हैं इंडिविजुअल्स, है ना। तो लॉ जो था ये डिफाइन क्या कर रहा था, लॉ डिफाइंस the genetic structure of a non-evolving पॉपुलेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। ये जो लॉ था ये क्या शो कर रहा था, केवल एक बात को बता रहा था कि जो पॉपुलेशंस हैं वहां पर नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन जो है उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बात। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया भी, रेप्टाइल और जो है आपके बर्ड्स या मैमल्स के थ्रू। अब देखिए, ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल होगा डाई या मल्टीपल एलिक केस में। ये लॉ जो होगा, ये लॉ बेटा किस पे एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल ऑन इस पे डाई, या आप बोलोगे मल्टीपल एलिलिक केसेस। ठीक है, इस पे इसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, अब कहानी क्या थी इसकी, जो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया इसकी कहानी क्या थी समझते हैं। इन्होंने बोला कि विद द रैंडम मीटिंग, कोई किसी से भी मीटिंग कर रहा है विद द रैंडम मीटिंग। अब ऐसा नहीं है आपस में इंटरब्रीडिंग वालों की पॉपुलेशन की बात हो रही तो एक ही तरीके की स्पीसीज होगी। विद द रैंडम मीटिंग, या आप बोल सकते हो विद द रैंडम मीटिंग, क्या होगा वहां पर, among the members of population, among the members of a population। एक कोई पॉपुलेशन है
उसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, रैंडम मेटिंग कर रहे हैं। और पॉपुलेशन है तो एक ही स्पीसीज की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि सारे इंडिविजुअल की बात कर रहा है, अलग अलग स्पीसीज, एक स्पीसीज की बात कर रहा है। तो वहां पर क्या होगा, जो जीन फ्रीक्वेंसी होगी या एलेलिक फ्रीक्वेंसी होगी और जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होगी वो परसिस्ट करेगी जनरेशन टू जनरेशन। तो आप बोलोगे विद द रैंडम मेटिंग among the members of a population the gene frequency and the genotype frequency, ठीक है। तो उनका जीन फ्रीक्वेंसी या आप जीनोटाइप पूरा देखोगे उसकी फ्रीक्वेंसी वो परसिस्ट करेगी जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो इनमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है जीन फ्रीक्वेंसी की। बहुत बच्चे कई बार पूछे कि सर जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो देखो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक लाइन में। जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? जीन फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी विद विच अ पर्टिकुलर एलील अकर इन अ पॉपुलेशन। किसी एक पॉपुलेशन में किसी एक पार्टिकुलर एलील का पाया जाना क्या कहलाएगा? जीन फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे एक सिंपल लैंग्वेज में, जीन फ्रीक्वेंसी is the frequency with which a particular allele occurs in a population। ठीक है, चलिए तो ये कहानी हो गई। अब कुछ और इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, कुछ और एक्सप्लेनेशन। इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जैसे एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम पूछते हैं इसमें क्या होता है, तो उस लाइन को भी यहाँ पर डिकोड करेंगे हम लोग। एक पैराग्राफ में यहाँ पर आपको समझा रहा हूं। if certain conditions existed, कुछ कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती हैं, जीन फ्रीक्वेंसी आर सपोज टू रिमेन फिक्स्ड। अब देखो यहां पर फिक्स है, जीन फ्रीक्वेंसी जो है बिल्कुल फिक्स है। कुछ सर्टेन कंडीशन अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो वहां पर जीन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? फिक्स रहती है, वहां पर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। एंड इवन remain the same through the generations। तो देखिए कुछ कंडीशंस अगर वहां पर सर्टेन कंडीशंस हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर वहां पर जीन फ्रीक्वेंसी जो है हम बोल रहे हैं कि फिक्स हो गई है और वो एज इट इज रिमेन रहती है जितनी भी जनरेशंस आ रही हैं उनमें भी। ठीक है, तो यही तो बोला था हार्डी विनबर्ग ने, क्योंकि जब जनरेशंस में वही जीन्स आ रहे हैं बार बार तो चेंजेस तो हो नहीं रहे, और चेंजेस मेजर लेवल पे चेंजेस हो नहीं रहे, तो आप बोलोगे वो जो पॉपुलेशन है वो कैसी हो जाएगी? वो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन हो जाएगी, जिसके रिस्पेक्ट में ही जो है ये पूरा लॉ दिया गया था। क्योंकि सब लोग तो बता रहे थे इवोल्यूशन हो रहा है, रेप्टाइल से ये बर्ड्स बनेंगी या मैमल्स बनेंगे, ऐसा करके बोल रहे थे। एम्फीबियन से जो है आपके रेप्टाइल्स बने, ऐसा करके बोल रहे थे। लेकिन जो भाई एम्फीबियंस नहीं रेप्टाइल बने उनके लिए भी तो कुछ थ्योरी होगी कि नहीं होगी, तो उस थ्योरी को उन्होंने जो है बताया हार्डी विनबर्ग दोनों ने मिलकर। तो मैंने बोला कि इफ द सर्टेन कंडीशन एग्जिस्टेड, कुछ ऐसी कंडीशन एग्जिस्टेड होती हैं जिनकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी सपोज टू रिमेन फिक्स, जीन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फिक्स हो जाती है, और वो जो है जनरेशन टू जनरेशन जब पास करती है तब भी वो सेम रहती है, रिमेन
वैसे ही सेम रहती है। तो आप बोलोगे ये कहानी होती है किसके केस में, हार्डी-विनबर्ग लॉ के केस में। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो हमने बोला कि जीन फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी विद विच अ पर्टिकुलर एलील अकर्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर एलील का पाया जाना किसी पॉपुलेशन में, वो क्या कहलाता है, जीन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम बोल सकते हैं दस हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे HWP, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, क्या स्टेट दैट, क्या इन्होंने बोला, एलील फ्रीक्वेंसीज in a population are stable। देखिए पूरा इंपॉर्टेंट लाइन, बेहतरीन लाइन जो बोला उन्होंने कि क्या बोला, एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। अब भैया जब स्टेबल ही हो गई एलील फ्रीक्वेंसी तो इवोल्यूशन कहां से होगा, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन हो गई वो। एंड फिर देखिए क्या बोल रहे हैं ये, एंड इज कांस्टेंट। देखो स्टेबल हुई, कांस्टेंट हो गई, कोई चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, क्लियर है। देखो बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया इन्होंने कि भाई अगर कोई नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है तो उसमें जीन फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, और पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, और वही पॉपुलेशन नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन बोली जाएगी। अब देखिए इसके बाद में इन्होंने क्या बोला, द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट। अब भाई एक बात बताओ, जब जीन फ्रीक्वेंसी ही नहीं चेंज हुई तो जीन पूल कहां से चेंज हो जाएगा, और जीन पूल क्या था, हम बोले थे टोटल सम ऑफ जो एलेलिक फ्रीक्वेंसीज थी वो किसी पॉपुलेशन में, उसको हम जीन पूल बोल रहे थे, है कि नहीं, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी थी वो स्टेबल हो गई, वो चेंज नहीं हो रही थी, कांस्टेंट हो गई, जिसकी वजह से आप बोलोगे जो जीन पूल था, जीन पूल जो था वो भी क्या रहेगा बच्चों, रिमेन्स, क्या बोलोगे आप, कांस्टेंट। यहीं पे लिख लेता हूं, ठीक है। और जीन पूल क्या है, टोटल जीन्स एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन, जितने जीन है उनके एलील, उनका अगर टोटल हम कर देंगे किसी पॉपुलेशन में तो क्या बोलेंगे, उनको जीन पूल बोलेंगे। तो ये भी कांस्टेंट था, जीन फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट थी, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो आप बोलोगे इस तरीके से हम बोल सकते हैं, दिस इज नोन एज, या दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। पॉपुलेशन किसमें चली गई, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कुछ एजम्पशंस थे। एजम्पशंस क्या थे इनकी थ्योरी में, हार्डी-विनबर्ग की, उनकी बात कर लेते हैं। ये इन्होंने जो प्रिंसिपल बताया उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत सिंपल था। एजम्पशंस देख लेते हैं इनके। ठीक है, पहला एजम्पशन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला पॉपुलेशन शुड बी रैंडमली मैटिंग। पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, रैंडमली मैटिंग करने वाली होनी चाहिए। पॉपुलेशन शुड बी रैंडमली मेटिंग, पहला एजम्पशन था। दूसरा देखिए, इन्होंने बोला कि साइज ऑफ पॉपुलेशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, शुड बी इनफ और इफेक्टिवली लार्ज। अभी आप याद करो जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम पढ़ रहे थे कि पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट काम कर रही है। यही हार्डी-विनबर्ग लॉ में क्या बोला गया कि भाई पॉपुलेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, इनफ होनी चाहिए या इफेक्टिवली लार्ज होनी चाहिए। ऐसा नहीं दो इंडिविजुअल लेके घूम रहे हो आप हार्डी-विनबर्ग लॉ देख रहे हो उसमें, ऐसा नहीं होगा। तो आप बोलोगे द साइज ऑफ पॉपुलेशन
the size of population should be enough or effectively large. ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों देखिए, इसके अलावा इनका एजम्पशन क्या था कि पॉपुलेशन मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी इवोल्यूशनरी फोर्स। देखिए उस पॉपुलेशन के ऊपर कोई इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं लगना चाहिए, जानबूझ के आप उसमें कोई म्यूटेशन करवा रहे हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए, या कोई इन्वायरमेंटल म्यूटेशन नहीं होना चाहिए वहां पे। तो आप बोलोगे पॉपुलेशन मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी evolutionary force, that is must not be natural selection or mutation और माइग्रेशन, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए भाई। तो ये कुछ एजम्पशंस थे, ये भी होंगे तभी काम कर पाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा इसका। ठीक है, ये कहानी आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने एक जो वो दिया था, अरे भाई पॉपुलेशन बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, इनफ का मतलब बस यही है। ठीक है, लार्ज होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में समझिए उसको। अब जैसे मान लो आप बोलोगे कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं, एक जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो, एनसीईआरटी बोलती है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत पहाड़ जैसा लगता है लेकिन इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। p क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर सिंगल p आप देखोगे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, p जो है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल। कोई एलिल दो हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप बोलोगे इट रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए। एलिल ए की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, देखिए आप, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल स्मॉल ए, यानी कि एक डोमिनेटेड एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और पी स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो पी स्क्वायर, अगर ऐसे इसी के रिस्पेक्ट में आप देखो पी स्क्वायर, तो इसमें आप बोलोगे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और आप देखिए यहीं पर अगर आप क्यू स्क्वायर की बात करोगे तो ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये जब आप अप्लाई करोगे, इसको जब आप अप्लाई करोगे तो आप यहां पर देखोगे कि क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ, वो क्वेश्चंस आप ढूंढो और करो उसको। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस दे दूंगा, प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, उसमें होंगे क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, तो आप करना, बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये पूरा ये आपका है कहानी कि अगर एलिल फ्रीक्वेंसीज देख रहे हो आप, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो ये हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है नॉन इवोल्यूशनरी पॉपुलेशन के केस। ठीक है, अब बच्चों एक बात यहां पर और आती है, वो क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब जो बता रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आप बोलोगे इट इज अप्लाइड फॉर द एक्स लिंक जीन एंड मल्टीपल जीन एलील फ्रीक्वेंसी, है ना। और आप बोलोगे कि जो हार्डी-विनबर्ग लॉ है इसको हम यूज करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा, अबव द लेवल है आपके, आप बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कब जो है हार्डी-विनबर्ग फॉर्मूला लगेगा, किस पॉपुलेशन में काम करेगा, उसके एजम्पशंस क्या हैं, और क्या जीन पूल है, क्या एलेलिक फ्रीक्वेंसीज है,
ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। तो ये इस तरीके से आपका हार्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब कुछ इनके जो है क्वेश्चंस अगर आप करना चाहो, है ना, अगर हार्डी विनबर्ग लॉ के क्वेश्चंस करना चाहो आप, तो उन क्वेश्चंस को आप देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको पुराने पेपर्स में, और जो है प्रैक्टिस जो बुक्स हैं उनमें भी मिल जाएगा, तो आप आसानी से वहां पर कर सकते हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल दिखा देंगे। पेज नंबर 1 ये लीजिए आप। ठीक है, थोड़ा वेट करिए, मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास क्वेश्चंस कुछ होते हैं तो मैं करवा देता हूँ आपको। यहाँ से बेटा केवल एक क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटा सा टॉपिक, एक क्वेश्चन आएगा आपको। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ, ठीक है, देखिए समझिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले। एक क्वेश्चन यह है इसका कि मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, बताइएगा आप लोग आंसर इसका। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज which are capable of interbreeding. Interbreeding is best described as a, पहला ऑप्शन है आपका कम्युनिटी, दूसरा आपका ऑप्शन है बी पॉपुलेशन, तीसरा ऑप्शन आपका है इकोसिस्टम, और चौथा ऑप्शन है आपका बच्चों बायोस्फीयर। चलिए बताइए कौन सा क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा। ठीक है, वेरी गुड, आंसर इसका बच्चों क्या होगा, 2 हो जाएगा। चलिए लिखते रहिए आप लोग, बाद में आंसर भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा है, इफ, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख के रखिएगा, लास्ट में मिलाएंगे हम लोग। इफ 16% ऑफ द पर्सन इन अ पॉपुलेशन सो recessive traits, that is the allelic frequency, so a recessive trait, what is the what is the allelic frequency for the dominant allele। ये आप लोग क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। ऑप्शन मैं दिए दे रहा हूं इसके आपको। पहला ऑप्शन है इसमें 4%, ऑप्शन बी में है आपका 16%, ऑप्शन सी आपका है 84%, ऑप्शन सी के बाद में आपका डी है 96%, और ऑप्शन आपका ई है 99%। ठीक है, तो इसको करिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलो आगे देखते हैं हम लोग।
तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ particular human population if the allelic frequency of the O allele for blood type was 1 and frequency for the B allele was 5, तो बोला what would be the allelic frequency what would be the allelic frequency for allele A। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसमें मैं दिखाई दे रहा हूं आपको, ऑप्शन लिख लीजिए आप। ऑप्शन ए जो है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन ई 5। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन मैं 1-2 लिखे दे रहा हूं आपको। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये लिख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना, पता नहीं कब चला जाए, नहीं तो मेरे पास क्वेश्चन है नहीं ये में। ठीक है, ऑनलाइन ही मैं देख के बता रहा हूँ आपको। चलिए दूसरा देखिए, बोला कि इन अ पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ फॉलोइंग पॉपुलेशन what would be the allelic frequency for the dominant allele। ठीक है, 20 होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, 20 होमोजाइगस रेसेसिव, 320 बोल रहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट, और फिर बोला 160 हेट्रोजाइगस। पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील। 20 कितना है उसमें, 20 जो है वो क्या है आपका होमोजाइगस रेसेसिव है, 320 होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि 160 जो है वो हेट्रोजाइगस है। तो इसमें आंसर देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आपका 10%, बी जो है आप बोलोगे 20%, सी आप बोलोगे 60%, डी आप बोलोगे कितना हो जाएगा 70%, और आपका ई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, तो करिएगा आप लोग, हो जाएंगे आराम से, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, और आई थिंक काफी है ये। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन अच्छा और लिख लीजिए आप लोग, 4 हो गए, 5 क्वेश्चन लिख लीजिए। कह रहा है इफ 4% of a population, if 4% of population shows a recessive trait, what will be the frequency
what will be the frequency of carriers in following generations। तो ए बोल रहा है 4%, फिर बी बोल रहा है 8%, सी बोल रहा है 16%, डी बोल रहा है आपका 32%, ई बोल रहा है आपका 64%। ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने दिए, 5 प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग करिएगा, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। करिए, फिर नहीं हो पाएगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए आप लोग।